मगरबी बंगाल और आसाम में दूसरे मरहले की आज पोलिंग हुई। मगरबी बंगाल की 30 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि आसाम की 39 सीटों पर वोटिंग हुई। मगरबी बंगाल में 80% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि आसाम में 76% पोलिंग हुई है। दोनों रियासतों में पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। बंगाल में बाज़ मकामात पर बीजेपी और टीएमसी के हामियों में झड़पें हुई। यूपी में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव में इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दलितों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एमआईएम ने मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में दलितों को भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। यूपी में पंचायती चुनाव 4 मरहलों में मुनक्किद कराए जाएंगे। चुनाव के पहले मरहले के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 55 उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। एमआईएम ने इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और सुल्तानपुर की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़े करने का ऐलान किया है। एमआईएम का कहना है कि यूपी की कई दलित सियासी पार्टियों से समझौता हो गया है, जिससे पंचायत के चुनाव में एमआईएम की जीत यकीनी दिखाई पड़ रही है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पहले से इसके लिए पूरा तैयारी किए हुए थे और कि हम इस इलेक्शन में पूरा भरपूर तरह से हिस्सा लेंगे और हमारे बहुत कैंडिडेट, करीब इलाहाबाद से 15 कैंडिडेट अब तक हमारी पार्टी से आ चुके हैं, जिनको घोषणा हो चुकी है। और उसमें जहां मुसलमान कैंडिडेट हैं, वहीं पे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बैरिस्टर साहब की नीतियों को पसंद करते हैं। नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन ने भी हलाल झटका मुद्दे पर तजवीज़ मंजूर करके तनाज़ा पैदा कर दिया है। तजवीज़ के मुताबिक दिल्ली के तमाम होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट को गोश्त के मामले में हलाल और झटके का बोर्ड लगाना होगा। इस फरमान ने दुकानदारों के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। नई दिल्ली पहाड़गंज इलाके में सोनू गुज़िश्ता 20 बरसों से वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट चलाते आ रहे हैं। अब तक उनके सामने कभी भी ये सवाल नहीं आया था कि उन्हें हलाल और झटके को लेकर बोर्ड लगाना होगा। नॉर्थ कॉरपोरेशन की जानिब से मंजूर किए गए फरमान ने सोनू के लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं। हमारे को तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम स्टेशन के सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पे हर तरह की पब्लिक आती है, पंजाबी भी आता है, सिख भी आता है, मोमडन भी आता है। अब जैसे हम पंजाबी हैं तो हमें लगा के रखना पड़ेगा झटका। अब मोमडन का आगे आएगा, मोमडन आगे निकल जाएगा। अगर हलाल लगा के रखेगा तो पंजाबी नहीं आएगा। तो कुल मिला के नुकसान तो दुकानदार का है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने 22 सालों से दिनेश अपना रेस्टोरेंट चलाते आ रहे हैं। नॉनवेज खास तौर पर उनके यहाँ तैयार किया जाता है। दिनेश कहते हैं कि इस फरमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये झटके हलाल के सवाल हमारे पास पहली बार आया है, और ये सवाल मतलब कि 100 में से 1-2 बंदा पूछते हैं, मतलब कि झटका हलाल के सवाल करते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं भाई कि जितने भी मुर्गा आते हैं सब हमारे हलाल ही मुर्गा आते हैं। झटके वाला हम लोग हिंदू में कोई शॉप नहीं है जो झटके वाला मिले। तो 1-2 होते हैं जो नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। पुरानी दिल्ली के पास बिरयानी की दुकान चलाने वाले कासिम चिकन बिरयानी बेचते हैं। जो झटका हलाल के बारे में पूछता है उसको बताते भी हैं। कासिम कहते हैं कि इस तरह के फरमान से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, ये ऐसा है, झटका और हलाल तो मैंने सामने आयत लगा रखी है, और कोई समझने वाले बंदे समझ जाते हैं उस चीज़ को, मतलब झटका है या हलाल है। और हम टोपी लगा के बैठते हैं तो बंदे समझते हैं मतलब इस दुकान पर हलाल ही मिलेगा, तो बंदे बेफिक्री से मतलब हमारे पास आते हैं। नहीं, कोई फ़र्क नहीं है इससे तो हमें सर, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। वहीं आम लोगों का इस मामले पर अलग अलग रद्द अमल है। भैया ना हलाल मेरे को समझ में आता है, ना झटका समझ में आता है। मेरे को सिर्फ ट्रेन टिकट और फ्लाइट टिकट समझ में आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। सवाल क्यों पूछा जाता है हमें नहीं पता है। अब मैं तो टीवी भी 1 साल से नहीं देख रहा हूँ। इसकी नॉलेज ये है कि इसके लिए कोई मतलब ही होना चाहिए। हमें तुम्हारे लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ से, या झटका हो या हलाल हो, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जिसको जहाँ भूख लगती है वो अंदर जाके देख तो रहा नहीं है कि हलाल का है कि झटके का है। वो तो अपने मन की बात है, जिसको जहाँ पे खाना वो अपना खा सकता है। नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन से पहले साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन ने भी झटका हलाल को लेकर तजवीज़ मंजूर की थी।
शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जयप्रकाश इसके पीछे अपना लॉजिक बताते हैं तो वहीं इसकी मुखालफत भी शुरू हो गई है। हमने सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा उनको सबको ये कहा है कि सब अपने होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर ये बोर्ड लगाएंगे कि वो कौन सा मीट परोस रहे हैं, झटका या हलाल। क्योंकि हमारा देश धार्मिक भावनाओं का देश है। जहाँ हमारा हिंदू धर्म और सिख धर्म हलाल मीट नहीं खाता, वहीं हमारा मुस्लिम समाज झटका मीट नहीं खाता। तो जिसको झटका नहीं खाना उसकी भी चिंता करनी है और जिसको हलाल नहीं खाना उसकी भी चिंता करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की माशरे को तकसीम करने की कोशिश है, समाज को विभाजित करने की कोशिश है। वो अपनी नाकामियों से बचने के लिए इसी तरह के बयानात और कानून साजी का सहारा लेते हैं। यानी इस मुल्क में हजारों साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते चले आए हैं। उनको आज तक इस तरह के बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली में होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह पर आमतौर पर झटका या हलाल का बोर्ड नहीं लगा होता है। आम लोग अपने तौर पर फैसला करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। इस साल मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में तमाम लैंग्वेज डिपार्टमेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा एडमिशन का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। कोविड और लॉकडाउन के बावजूद उर्दू डिपार्टमेंट के काबिल सताइश कारकर्दगी उर्दू जबान से मोहब्बत और उल्फत का सबूत पेश करती है। कोरोना वबा ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। तालीमी सरगर्मियों पर भी इसके असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोरोना दौर में मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने दीगर तालीमी और लिसानी शोबों के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। MA उर्दू साल 2020-21 में शोबे उर्दू में सबसे ज्यादा दाखिलों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये भी मसला आया कि बहुत से बच्चों की फीस एक साथ जमा नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा, उनसे बात की भाई कि ये किया जाए बच्चों को जो है वो इंस्टॉलमेंट में फीस भरने की इजाज़त दे दी जाए। तो बहरहाल उन्होंने वो काम किया, हम लोगों ने किया। फिर दूसरा एक बार काम यह था कि हमने एडमिशन के लिए कोशिश की सोशल मीडिया के जरिए और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में और न्यूज़पेपर्स वगैरह में। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम न्यूज़पेपर्स के एडिटर ने भरपूर साथ दिया और शहर के लोगों ने साथ दिया। दूसरी जो है हमारे यहाँ बिल्डिंग की हालत आप देख रही है, खस्ता हाल है, उसको रेनोवेशन के लिए हमने लेटर लिखा है और जो भी जरूरियात है डिपार्टमेंट को उसके लिए हमने उनको लेटर लिखा है। तालीमी साल बराए 2020-21 के लिए शोबे उर्दू के MA कोर्स में 159 एडमिशन हुए हैं। उर्दू का मवाजना अंग्रेजी और मराठी और हिंदी जबान के शोबों से किया जाए तो शोबे उर्दू में PG कोर्स में अंग्रेजी और मराठी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा एडमिशन हुए हैं। जबकि इस साल शोबे हिंदी में पार्ट अव्वल और दोम को मिलाकर 93 एडमिशन का इंदराज अमल में आया है, जो कि उर्दू के मुकाबले में 65 से भी कम निशिस्तों पर मुश्तमिल है। मुंबई यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज डिपार्टमेंट में दाखिलों की ये मालूम इंटरनल रिपोर्ट की बुनियाद पर तरतीब दी गई है। शोबे उर्दू की सदारत डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज के हिस्से में आई। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज की कारकर्दगी और MA, MPhil और PhD के रुके हुए नताइज को जारी करने में अहम किरदार निभाने के सबब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज को बोर्ड ऑफ स्टडीज उर्दू का चेयरमैन मुकर्रर किया है। तमाम टीचरों की मीटिंग लगी, जो भी पार्ट टाइम के टीचर हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी, उनको बताया जाएगा किस तरीके से उनको लेक्चर अरेंज करना है। और जो भी टीचर है स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट कोई लिस्ट हमारे सामने आ जाए। नहीं, MA के लेक्चर तो स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हम डिप्लोमा का लेक्चर इंशाल्लाह जो है 22 फरवरी से शुरू करेंगे। और क्योंकि 15 तक तो अभी एडमिशन की डेट ही है, उसके बाद अभी शुरू में तो जब तक यूनिवर्सिटी से परमिशन नहीं मिल जाती। शुबे अरबी और फारसी में दाखिलों का रिकॉर्ड भी इत्मीनान बख्श है। आदादोशुमार के लिहाज से दाखिलों के मामलात में मुंबई यूनिवर्सिटी के गुजराती और सिंधी लिसानियात शोबों की हालत अबतर दिखाई दे रही है, जबकि इसके बरक्स अरबी और फारसी शोबों ने बेहतर मुजाहिरा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से महीउद्दीन की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहते एक से भले दो और दो से भले 3 ये और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। से गाते और गुनगुनाते हैं, कितना जानते हैं उनकी जाती जिंदगी के बारे में। सुनिए अपने पसंदीदा शायरों की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बज़्म खास में एक मुलाकात मशहूर शायरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से RSS सरबराह मोहन भागवत की किताब भविष्य का भारत का उर्दू वर्जन शाया किया गया है। भारत का मुस्तक़बिल नाम से तर्जुमा की गई इस किताब का 5 अप्रैल को इजरा अमल में आएगा। इस किताब का तर्जुमा NCPUL के डायरेक्टर अकील अहमद ने खुद किया है। शेख अकील अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये किताब RSS को लेकर मुल्क और मुसलमानों में फैली गलतफहमियों को दूर करने में माउन साबित होगी। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर शेख अकील अहमद से एक्सक्लूसिव बातचीत की। भागवत की किताब भविष्य का भारत का उर्दू वर्जन, मुस्तकबिल का भारत, ये मेरे हाथ में है और इसका तर्जुमा किया है कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद साहब ने। अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने ट्रांसलेट किया है की है किताब, इसका 5 तारीख को विमोचन होना है, इसको रिलीज़ किया जाना है, क्या कहेंगे इस किताब को कैसे आपने सिलेक्ट किया कि इसका ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए? इस किताब को तर्जुमा करने का फ़ैसला हमने इसलिए किया कि मोहन भागवत जी की जब तकरीर हुई थी सितंबर 2018 में, तो 3 दिन तक मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था और मुझे ऐसा लगा कि मोहन भागवत जी ने अपनी तकरीर के अंदर RSS क्या है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसके अलावा जो मुसलमानों के अंदर या जो अक़लियती तबके के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर जो RSS के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं, उन गलत फहमियों को इस किताब के अंदर बहुत अच्छी तरह से मोहन भागवत जी ने दूर कर दिया है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये किताब उर्दू में तर्जुमा किया जाना चाहिए। इसकी वजह ये थी कि उर्दू पढ़ने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में मौजूद हैं। और तो डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो ये जो किताब है जिसका आपने ट्रांसलेशन किया है उर्दू ज़बान में है, तो आपको कहीं हिचक महसूस नहीं हुई कि उर्दू RSS इसको लेकर के कई तरह की बातें लगातार पहले होती रही हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि पहले कुछ RSS को पॉलिटिसाइज किया गया और RSS को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि जो मुस्लिम हैं ख़ास तौर पे वो RSS के करीब आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि RSS क्या है, RSS की आइडियोलॉजी क्या है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच RSS हमारे दुश्मन हैं, हमसे क्या वो नफ़रत करते हैं। तो इन सवालों का जवाब उस किताब के अंदर मौजूद है और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस किताब को उर्दूदां तबके और ख़ास तौर पे मुस्लिम जब पढ़ेंगे तो उनको RSS के मुतालिक जितनी गलत फहमियाँ होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये जो बुक रिलीज़ होने जा रही है इसमें कौन कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं और कितनी बड़ी तकरीब ये होगी? क्या ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन तकरीब होगी? नहीं, ये जो है 5 तारीख को 5 बजे शाम में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के मल्टीपर्पज़ हॉल में ये तकरीब होने जा रही है। इस प्रोग्राम में RSS के सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के कर कमलों से इसकी रिलीज़ होगी और इसमें चीफ गेस्ट हमारे वज़ीर तालीम
डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी मौजूद होंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर आरएसएस के जितने बड़े लीडर दिल्ली में मौजूद होंगे वो सभी तशरीफ लाएंगे और उर्दू दां तबका मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में मौजूद रहेगी। मेरे सामने ये एक आर्टिकल है जिनका ये इस मजमून को लिखने वाले मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं। उन्होंने ये कहा है कि मोहन भागवत जी की किताब का उर्दू तर्जुमा मुस्तकबिल का भारत जितने लोग हैं उन्हें ये पढ़ना चाहिए और इस किताब के ज़रिए आरएसएस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे पूरी यकीन है कि इसको पढ़ने के बाद जो मुसलमानों के दिल में या अक़लियतों के दिल में, उर्दूदां तबके के दिल में जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी शकूक हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगे और उनको ये मालूम हो जाएगा कि आरएसएस नफ़रत फैलाने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि आरएसएस चाहती है कि हिंदुस्तान का हर फर्द, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, वो मिलजुल करके रहे और जब सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोपाल को नवाबों की नगरी तो कहा जाता है, लेकिन कदीम भोपाल की खस्ता हाली भी जग जाहिर है। कदीम भोपाल की हम्मा जहत तरक्की, तालीम और वक्फ के मसाइल के हल को लेकर राजधानी में भोपाल विकास मोर्चे की तश्कील दी गई है। भोपाल विकास मोर्चे में वकील, समाजी कारकुन और माहिरीन तालीम को शामिल किया गया है। इससे पहले भी भोपाल की तरक्की को लेकर कई कमेटियां तश्कील दी जा चुकी है। इन कमेटियों और इस कमेटी में क्या फ़र्क होगा, इसको लेकर हमारे नुमाइंदे भोपाल विकास मोर्चे के जिम्मेदारान से बातचीत की है। मसाइल को लेकर भोपाल विकास मोर्चे का गठन किया गया। यहाँ पर हमारे साथ के जिम्मेदार मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जहाँ पर बहुत सारी तंजीमें बनी और फलाप हुई, आप लोगों ने एक नया मोर्चा बनाया और फिर यहाँ पर वक्त की प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो है कुछ काम करने की बात की जा रही है। वो कह रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं कि कई मोर्चे और तंजीमें बनाई गई हैं, लेकिन अभी आपने देखा भोपाल में इतना बड़ा हादसा हुआ, कर्फ्यू लगाकर एक कब्रिस्तान पे कब्ज़ा करा गया और वो कोई भी तंजीम सामने नहीं आई, कोई भी मोर्चा सामने नहीं आया। हम लोग शुरू हुए, हमने उसके ख़िलाफ़ मीटिंग्स रखी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमें वार्निंग दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग बोलने वाले कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो उसी चीज़ को हमने देखने के लिए हम सभी चीज़ों में बोलना चाह रहे हैं। यहाँ के विकास, भोपाल को, जो पुराने भोपाल को छोड़ दिया गया है, उसका विकास बिल्कुल किया नहीं जा रहा। वक्फ के जितने भी कब्रिस्तान हैं उन पर कब्ज़े किए जा रहे हैं और वक्फिया प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। ये सब चीज़ों को देखने के लिए हमने एक संगठित तौर के ऊपर भोपाल विकास मोर्चे का गठन किया है, ताकि इस मोर्चे के ज़रिए हम अपनी आवाज़ उठा सकें। आपने भोपाल विकास मोर्चे की बात की और मुझे याद आ रहा है कि आप लोग गवर्नर हाउस भी गए थे और आप लोगों ने मस्जिदों से भी बेदारी की जो तहरीक शुरू की थी। तो लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आपकी आवाज़ पर या जो यहाँ पर मसाइल हैं उस पर काम धरने को तैयार नहीं है। ये आपकी सोच है, हम काम कर रहे हैं बराबर और उसी का नतीजा है कि आज हम ये भोपाल विकास मोर्चा के नाम को गठन करने के लिए यहाँ पे आज मौजूद हैं। हम बराबर अपनी कोशिशों में हैं और लोगों को कई जगह के ऊपर हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंगें की हैं और इंशाल्लाह ताला भोपाल विकास मोर्चा भोपाल का नुमाइंदा मोर्चा बनेगा, ये हमारी यकीन है। मोर्चा तो बनेगा, जो मेरा यकीन, जो मैं भी देख रहा हूँ इतने सालों में, सिर्फ ढाक के 3 पात के अलावा बात कोई आगे नहीं बढ़ रही है। ये तो नज़रिया है आपकी सोच का, लेकिन जब अब ये शुरुआत हुई है, आज एक छोटा सा एक प्रयास था, लेकिन आप आगे खुद देखेंगे और आपकी इस बात का जवाब भी आप ही को आगे मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि जो ढाक के पत्ते आपने बोला है ये बात गलत साबित होगी। वक्फ बोर्ड में चेयरमैन से चपरासी तक तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वो उसी कम्युनिटी के लोग हैं जिसके बुजुर्गों ने ज़मीनें वक्फ की थी। तो सवाल ये है कि एहतजाज किसके ख़िलाफ़ है? एहतजाज किसके ख़िलाफ़ है? ये प्रॉब्लम क्या आती है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपने लोगों को, अपने पिट्ठुओं को ऐसी जगहों पर बिठाती है। आपने एक बहुत बड़ा मसला छेड़ा है। इसके अंदर अभी मिसाल दूं मैं आपको कि वक्फ बोर्ड के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते केसेस को देखते हुए लॉकडाउन लगने के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने लोगों से एहतियात बरतने और मास्क लगाने की अपील की है। साथ ही अबू आसिम आज़मी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन की सूरत में हुकूमत अवाम को मुफ्त राशन, दवाइयाँ मुहैया कराएं और बिजली का बिल माफ़ करें। बात है, बड़ी चिंता की बात है कि फिर से
कोरोना बढ़ रहा है और हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार बहुत चिंतित है कि अब फिर से लॉकडाउन लगाना होगा और हमने मुख्यमंत्री की बातें भी सुनी है कि लोग तैयार रहें कि पूरा लॉकडाउन लग सकता है। सबसे पहले तो मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि जान है तो जहान है। सभी लोग सरकार की गाइडलाइंस पे, और अब तो ये बीमारी पुरानी हो चुकी है, मालूमात भी हो चुकी है प्रिकॉशन क्या है, इस पूरे प्रिकॉशन को आप लोग अख्तियार कीजिए। इस बात का सरकार को ख्याल करना है कि लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। जब लॉकडाउन होगा लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे और गर्मी का मौसम है, बिजली की बिल बढ़ेगी और सरकार जो है कहीं से बिजली के बिल माफ करने को तैयार नहीं। बिजली की बिल महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में इजाफा जारी है। कोरोना को लेकर आम लोगों में भी दहशत फैल रही है। ताहम इंतजामी उमूर को संभालने वाले अफराद का कहना है कि बुल्डाना जिले में कोरोना के मामलात में इजाफे के लिए अवाम की लापरवाही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आज बुल्डाना जिला में कोरोना से लगभग 9 लोगों का इंतकाल हुआ है। इंतकाल के पीछे कोरोना ये सबसे बड़ी वजह है। प्रशासन अपने तौर पर जो है तो कोरोना को रोकने के बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन पब्लिक से जो रिस्पांस उनको मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। अमरावती जिले में रफ्ता रफ्ता कोरोना मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। अब जाकर इंतजामिया ने भी चैन की सांस ली है। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से शहरियान का शुक्रिया अदा किया। जिला कलेक्टर शैलेश नवल के हुक्म पर शहर के चौक चौराहों पर बैंड बाजे के साथ शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही आवाम से अपील की गई वो कोरोना से बचने के लिए बताई जा रही एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। प्रक्रियामध्ये चालू होणार आहे आणि त्याच ठिकाणी आपण स्वॅब टेस्टिंगसाठी सुद्धा आता आपण सुविधा उपलब्ध करून देतो आहे। मी सर्व नागरिकांना हेच आवाहन करतो की आतापर्यंत जसं आपण शिस्त पाळलेले आहे, ज्या प्रकारचा आपण प्रतिबंधात्मक उपाययोजना स्वतःसाठी आणि कुटुंबाकडून घेतलेली आहे, येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा या प्रकारचा मास्कचा वापर करणे, गर्दी ठिकाण टाळणे। 2021 मुमताज शायर अब्दुल हई यानी साहिल लुधियानवी की सदी का है। साहिल लुधियानवी की विलादत 8 मार्च 1921 को लुधियाना में हुई और 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में साहिल ने अपनी जिंदगी का सफर तमाम किया। मजलिस इकबाल ने साहिल लुधियानवी की सदी तकरीब को धूमधाम से मनाने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर के सबब अब जाकर सादगी के साथ साहिर सदी तकरीब का आगाज किया गया। मजलिस इकबाल के ज़ेर एहतमाम साहिर सदी में क्या क्या होगा, इसको लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मजलिस इकबाल के जिम्मेदारान और मुमताज़ अदीबों से खास बातचीत की। 2021 मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की सदी तकरीब, जहां पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम कोविड के ज़ाब्ते के तहत हो रहा है। भोपाल में भी एक फैसला किया गया है कि साहिर की सदी मनाई जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि साहिर की सदी तकरीब मनाने का फैसला कैसे किया। ये तो हम लोग असल में लोगों को, शुआरा को याद करते रहते हैं इसमें, लेकिन कोविड की वजह से बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि उनको याद करते रहें और ऐसा ना हो कि लोग भूलने लगें। उनके बहुत से नगमे हैं ऐसे जो कि लोगों की ज़बानी हर वक्त याद आ जाते हैं, कोई एक मिसरा कहीं ना कहीं फिट कर देते हैं। यकीनी तौर पर जब हम साहिर को याद करते हैं तो बहुत सारे पहलू याद आते हैं। उनकी नज़मों के हवाले से, फिल्मी नगमों के हवाले से उनकी नज़म जो है बड़ी अपीलिंग हुआ करती थी, और उसको अगर हम बात करें तो उसका रिलेवेंस क्या नज़र आ रहा है। देखिए, साहिर जो थे हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ रहे और इसकी नफ्सियाती वजह यह है कि उनकी माँ जुल्म का शिकार रही थी, तो बचपन से उसके जुल्म से लड़ना और मुखालफत और इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े हो जाना उनकी फितरत में शामिल था। जो है दूसरों के लिए किया, और फिर हमें देखते हैं कि एक शख्स ऐसी है जिसकी ज़िंदगी में कई बार इश्क जो है परवान चढ़ता है और कभी कामयाब नहीं हुआ, फिर भी उसने औरत की हिमायत में जिस तरह से कलम उठाया और दूसरों के हमें देखने को नहीं मिलता। जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने जितने भी इश्क किए, 4 इश्क उनके मंजराम पर आए और चारों इश्क, इत्तेफाक ये है कि चारों इश्क में वो नाकाम रहे और शायद उनकी शायरी की कामयाबी की वजह ही उनके वो नाकाम इश्क रहे हैं, जिसमें उन्होंने औरत से इश्क किया और नाकाम हुए। आम तौर पर तो ये होता है कि अगर कोई आम इंसान होता और इश्क में नाकाम हो जाता तो वो औरत ज़ात से ही नफ़रत करने लगता, चिढ़ने लगता, लेकिन इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि साहिर के यहाँ औरत से हमदर्दी और हिमायत बढ़ती ही चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी फ़नकार जो होता है, ख़ासतौर से तख्लीक़ी अमल करने वाला, वो अपने वक्त का और अपने समाज का मुअर्रिख़ होता है।
तो हम ये देखते हैं कि आज से बरस पहले भी औरत पर जो जुल्म थे, जो माहौल था, और जो पूंजीपति लोगों के जो जुल्म थे, उनके ख़िलाफ़ किस तरह से बात कहना है, किस तरह से लड़ना है। और वो हिम्मत साहिर के अंदर थी कि वो खुलकर अपनी तमाम मुखालिफतों का इजहार अपनी शायरी में कर सकते थे। हम साहिर जैसे फ़नकार की बात करते हैं तो साहिर ने जो कुछ भी लिखा, हम सदी मना रहे हैं, उनकी शायरी में वो चमक और रमक है कि जिससे आइंदा आने वाली नस्लों को एक पैगाम जाता है। जब कभी साहिर की बात चलती है या साहिर का नाम आता है तो दो बातें जहन में फौरी तौर पर आती हैं। एक तो उनकी अदबी ज़िंदगी के बारे में, जो उन्होंने कलाम लिखा, जो कुछ शायरी की, उसको यकीनन हम अच्छे अदब, अच्छी शायरी के ज़ुमरे में रख सकते हैं। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।